वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विषय के भारतीय संसद की कुछ शब्दावलियों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और हम देखेंगे जो सवाल आपके एग्ज़ाम में 5 नवंबर के रूप में बन सकते हैं, उन सवालों की यहाँ पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल जो आपके बन सकता है एग्ज़ाम में वो है, क्या भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है? क्या भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, या देखा जाए कि अन्य संसदों से और भारतीय संसद में क्या अंतर है? एक तरीके से मोटे रूप से सवाल आपकी एग्ज़ाम में बन सकता है, तो उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो भारतीय संसद उस अर्थ में संप्रभु संस्था नहीं है जिस अर्थ में ब्रिटिश संसद है। पहली चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय संसद उस तरीके से क्या नहीं है, संप्रभु नहीं है, जिस तरीके से क्या है, ब्रिटिश संसद संप्रभु है। क्योंकि भारत में संसदीय सर्वोच्चता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। यानी संसद भी सर्वोच्च है और न्यायपालिका भी अपने आप में सर्वोच्च है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको रखा गया है। यानी केवल संसद की सर्वोच्चता नहीं रखी गई, न्यायिक सर्वोच्चता को भी स्थान दिया गया है। और भारत जो देश है, जो अपना इंडिया है, उसके अंदर क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसमें किस प्रकार के लक्षण हैं? एकात्मक और संघात्मक दोनों के ही लक्षण विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय संसद में क्या है, संसद की पूर्ण सर्वोच्चता हम नहीं कह सकते, वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता को भी स्थान दिया है और साथ में क्या हुआ है, संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है। लिखित और कठोर संविधान है, संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। साथ ही संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। संविधान के मूल ढांचे का भी क्या किया गया है, अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जिसमें संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि संसद क्या नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो जब बदलाव नहीं कर सकती तो पूर्ण सर्वोच्च नहीं है। संसद को ये अधिकार नहीं कि संविधान के मूल ढांचे को क्या कर सके, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। यानी कि भारतीय जो संसद है वो क्या कर सकती है, संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है। संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जो समय के साथ इस तरीके से हो रहे कि जिनमें देखा जाए तो सीधे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो सर्वोच्च है, लेकिन भारतीय संसद पर कुछ अंकुश लगाया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता को स्थान दिया है। दूसरा, संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है कि भारतीय जो संसद है संविधान के मूल ढांचे को ना तो परिवर्तित कर सकती है ना नष्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से इस आंसर को आप ये बता सकते हैं कि इसमें कुछ जगह पर संसद की सर्वोच्चता को बाधित किया गया है, बाकी भारतीय संसद पूर्ण रूप से सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कई सारे सवाल आपके एग्जाम्स में बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 108। फिर सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकता है छोटा कि किस प्रकार के विधेयक पे, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक या अन्य विधेयक, किस प्रकार के विधेयक पर संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे साधारण विधेयक पर ही अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दोनों सदनों का संयुक्त विधेयक बुला सकता है। तो 2-3 छोटे सवाल बनते हैं, तो यहाँ इसको भी कवर करना बेहद आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 108। इसके अंदर क्या है, यदि संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साधारण विधेयक पर, तो साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं। आप एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य कई नाम आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 के अनुसार क्या कर सकता है, किसी साधारण विधेयक पर अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। फिर क्या होता है, उस विधेयक के भाग्य का निर्धारण बहुमत के आधार पर हो जाता है। यानी कि अगर उसके बहुमत में मत पड़ गए सकारात्मक रूप से तो वो पास हो जाएगा, अगर उसमें नकारात्मक रूप से मत पड़ गए तो वो
वहीं पे खारिज हो जाएगा। तो आर्टिकल 108 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम दो विशेष आर्टिकल्स की यहाँ चर्चा करेंगे, आर्टिकल 249 और 312। ये दो आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि एग्ज़ाम में आपके सवाल बनता है कि राज्यसभा की दो विशेष शक्तियाँ या राज्यसभा की दो अन्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए एग्ज़ाम्स के अंदर। तो वहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दो आर्टिकल के अंदर उनका आंसर छुपा हुआ है। तो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा की दो विशेष शक्तियाँ कौन सी हैं या राज्यसभा की दो अन्य शक्तियाँ कौन सी हैं। तो वो आंसर है आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। तो आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लें, थोड़ा ध्यान भी रख लें कि अगर राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है तो ये दो आर्टिकल आपको वहाँ बताने हैं। तो आर्टिकल 249 में क्या है, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा चल रही है, राज्यसभा मान लो, और उस समय जितने सदस्य उपस्थित हैं उन और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से, जो भी मतदान में भाग ले रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से किसी भी विषय को, राज्य सूची के विषय को, अन्य विषय पर तो वो कुछ बहस कर ही नहीं सकते, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सीधे तौर पे लोकसभा के पास पहुंच जाएगा। यानी राज्यसभा का कोई भी विषय या राज्य सूची का कोई विषय है ना, राज्य सूची का किसी भी प्रकार का कोई विषय जिसको उन्हें लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को जानना चाहिए, तो अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो उस विधेयक को पारित कर देती है और उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, उस विषय को जिसपे उस पर कानून बनाने का अधिकार स्वतः ही किसके पास पहुंच जाता है, लोकसभा के पास। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है आर्टिकल 312। इसके अंदर क्या है, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करती है और क्या करती है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार किसको दे देती है, केंद्र सरकार को, यानी लोकसभा को ये अधिकार वो प्रदान कर देती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका अन्य शक्तियों के रूप में आता है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत जो राज्यसभा होती है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार किसे दे सकती है, लोकसभा को दे सकती है। तो ये राज्यसभा की दो विशेष शक्तियां मान लो या फिर दो विशेष अधिकार या अन्य शक्तियां मान लो। तो एग्जाम के अंदर ये आ सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आर्टिकल 349 को, आर्टिकल 312 को। अब हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे संसद सदस्यों के विशेष अधिकार कि जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उनके जो विशेष अधिकार कौन कौन से उनको प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ क्या है, संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप से कर सकें इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो ये विशेष अधिकार क्यों दिए गए हैं कि अपना कार्य सुचारू रूप से या सुस्पष्ट तरीके या अपने कर्तव्य का उचित तरीके से वो पालन कर सकें, इसलिए उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहला है, संसद के नियमों और आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी किसकी स्वतंत्रता प्राप्त है, विचार और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो अपने किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बहस कर सकते हैं। संसद अथवा उसकी किसी समिति में कहीं कई बात या दिए गए मत के संबंध में संसद सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये बहुत विशेष अधिकार है, मतलब वो कि कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं लेकिन उसकी कोई कार्रवाई न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बहस के रूप में वहाँ चल रही होती है। कोई भी वाद विवाद जो भी बात है तो उसको यानी कि उसकी उस कथन के आधार पर किसी सदस्य को यानी कि आप न्यायालय में मानहानि के रूप में उसको वहाँ खड़ा नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार इनको विशेष अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्या है कि सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और वो संसद और या उसकी किसी समिति में कही गई बात के लिए ये उसको न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा है, संसदों को वही न किए जाने वाले अधिकार है किंतु फौजदारी विषय से संबंधित अपराधों के लिए उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। संसदों को क्या है, बंदी न किए जाने का अधिकार है। केवल फौजदारी विषय के अलावा यानी फौजदारी मामले के अलावा संसद सदस्यों को क्या नहीं बना सकता, बंदी नहीं बनाया जा सकता। अन्य विषय केवल फौजदारी विषय में ही उनको बंदी
बनाया जा सकता है। तो ये दो बहुत विशेष अधिकार हैं संसद सदस्यों के, जो आप ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे अपन।